अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। सुबह सुबह कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ों का पता नहीं लग रहा होता और मौसम वैसे ही तब्दील हो रहा है तो मेरे बच्चे और ये मेरी को एंकर दोनों ही बीमार चल रहे हैं आजकल। आई नो, और एक्चुअली ये हर बार ठीक होता है, फिर दोबारा से मेरी खास तौर पे जो सांस के इशू या फिर नज़ला वगैरह इस किस्म की सिचुएशन जो है ये बन रही है। आई एम ग्लैड टू नो कि हर किसी को हो रहा है, बट सॉरी अबाउट योर किड्स दो। हाँ, वो भी आजकल बीमार चल रहे हैं, इसलिए बेहतरीन हल ये है, मैं इनको बता रहा था कि ज़रा रेगुलरली जिन लोगों को एज़मेटिक हैं या सांस की तकलीफ रहती है भाप लिया करें। डॉक्टर्स भी यही तजवीज़ करते हैं कि बिफोर गोइंग टू एनी मेडिसिन आप नेबुलाइज किया करें अपने आप को, या फिर आप भाप लिया करें, स्टीम लिया करें, लौंग भी डाल लिया करें। माई बिगेस्ट फियर इज़ कि मैं शो पे बैठी होंगी और मैं लिटरली बातें करते हुए, जो कि कल परसों होने वाला था, अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, कि मुझे ना छींक आना स्टार्ट हो जाती है। कोई बात नहीं, तो वैसे तो आई हैव नो इशू एंड यू नो हम तो बड़े फ्रैंक हैं और हम बहुत कुछ कर देते होते हैं, लेकिन आई रियली डोंट वांट टू स्नीज, स्पेशली जब हमारे कोई गेस्ट हो। मैं जरा कुछ बात कर लूँ, आप जरा ये पेपर तरतीब से कर दें। अच्छा जी, कल हमने आपको बताया था कि बड़ा अहम दिन है और अच्छी बात यह है कि वो अहम दिन खुश उसलूबी से तय पा गया। ऐसा लग रहा था शाम में तो वो टेंशन थी कि कोई रिश्ता गया हुआ है किसके घर और हाँ या ना का जवाब आना है। उसलूबी जब बात कर रहे हो ना, लिटरली जैसे बच्चों का कोई रिश्ता और बड़ा कोई फंसी हो बात और बड़ी हो जाए आराम से, लिटरली आर्मी देखिए बात तो फंसी भी थी वही लग रहा। और अच्छी बात यह है कि सबने एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसा लग रहा है, अब तक चंद घंटों की बात ही है वैसे, कि एक नए बाप का आगाज़ करने की कोशिश की है। इमरान खान साहब से मशवरा किया, कोई बात नहीं, ठीक है, अब उनकी भी बात रह गई और उसके बाद सदर साहब वापस आए और सदर साहब ने आकर उस समरी पर दस्तखत कर दिए जो कि अल्टीमेटली होना ही था, लेकिन बिला वजह रोड़े अटका के किया जाता, खासतौर पे अब्दुल्ला या इन बैड टेस्ट होता कुछ भी। स्टेटमेंट्स भी तो ऐसी ही आ रही थी ना कि जी हम खेलेंगे इस चीज़ पे, और ये जब टर्मिनोलॉजी यूज हो रही थी कि हम खेलेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो फिर एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, बल्कि एक आपको फियर हो जाता है कि अभी मजीद क्या होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जरा आगे बढ़ेंगे और हम कहेंगे कि अगर आप लोगों ने सब ने मिलकर, और ये भी कल जियो न्यूज़ पे ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म किया कि गैर रस्मी राब्ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम कहेंगे कि अगर आप सब लोगों ने तय कर लिया है और ये मामला भी अब निपट गया है, आप सब लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे से मामला तय करें। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दोबारा से हम कहना चाहेंगे, कल जो उनका एलामिया आया, पूरा हमने एलामिया पढ़ा और आखिरी की जो 2 लाइनें थीं कि इदारे और शख्सियात नए इंतखाबात जल्दी कराने के लिए या इंतखाबात कबल अज़ वक्त कराने के लिए अपना किरदार अदा करें। तो बारहा इदारा भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा है और जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग भी आपको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खुदारा इदारे या किसी भी शख्सियत या किसी भी सरकारी अफसर का काम नहीं है आपको नए इंतखाबात की तारीख लेके देना, ये गैर आईनी है। भाई उनका जो काम है वो उनका काम है, अब क्यों ये चीज़ें वहाँ थोप रहे हैं या फिर इंसिनुएट क्यों किया जा रहा है या फिर ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। अब पहले जो हो रहा था, अब तो एटलीस्ट डिवीजन रखनी चाहिए। ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ये बात समझना कितना मुश्किल काम है। मतलब वैसे एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, इतना चूंकि इतना इनको माजी में सपोर्ट किया गया है और माजी करीब में सपोर्ट किया गया है, क्योंकि तो ऐसा लगता है कि इन्हें आईनी और गैर आईनी इक़दामात का फ़र्क ही नहीं अब पता लगता। तो प्यारे बहन भाइयों जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, इस्टेब्लिशमेंट का, फौज का या आर्मी चीफ का काम नहीं है आपको नए इंतखाबात की तारीख में फैसिलिटेट करने का। मेरा ख्याल है कि सारों को बड़ी अच्छी तरह बात समझ आ गई है। अब तय करें, बात करें। जब आप इस मामले पे बात कर सकते हैं, जब सदर मुमलिकत वजीर आजम का जहाज लेकर इमरान खान से मिलने के लिए जा सकते हैं इत्तलात के मुताबिक, तो फिर बाकी मामला भी आप तय कर सकते हैं। हम मजीद बात करेंगे और मुनी फारूक विल बी जॉइनिंग अस शॉर्टली, तो उनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन भाई मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए, आपको पता है क्यों? Oh God, can we move on to another thing जो मैं दिखाना चाहती हूं? नहीं, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सऊदी अरब में हो गई है अर्बन फ्लडिंग और जद्दा और दीगर शहरों के मक्का मुकर्रमा के मनाजिर बिल्कुल कराची जैसे हैं, इसलिए किसी से मैंने सुना कि देखिए मुराद अली शाह साहब को इस्तीफा देना चाहिए। छोड़ दें बाकी सारी चीज़ें, लेकिन ये ज़रा विजुअल्स देखें। आई एम ग्लैड यू केम टू इट, बिकॉज हम दिखाना ये चाहते हैं कि ऐसी कोई जालिम किस्म की बारिश हुई है जद्दा में कि लिटरली लोग तो बहुत ही परेशान भी हो गए। एक अनप्रेसिडेंटेड था, कुछ घंटों में अर्बन फ्लडिंग। ये लें जी, आपको विजुअल्स भी हम दिखा रहे हैं। अनबिलीवेबल, वी हैव सीन दैट, टू बी ऑनेस्ट। ये अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन हमने कराची में एग्जैक्टली यही सिचुएशन देखी हुई है। बट यू डोंट रियली एक्सपेक्ट, अच्छा, आई बीन टू और भी यही हो रहा होगा, रियाद एंड जद्दा एंड अदर सिटीज। ये जो मेन शाहरा है इंतहाई वसी और अरीज ये शाहरा है, दोनों तरफ इमारतें भी हैं,
मतलब ये हाल होता है जब नेचर ये ठान ले कि उसने अपना वजूद आपको बावर कराना है, और जितने भी इक़दामात कर लें, जितनी भी तामीरात कर लें, जो भी इंतज़ाम कर लें, इसका मतलब ये नहीं है कि इंतज़ामात नहीं होने चाहिए। अच्छा, कहा यह जा रहा है बाय द वे कि ये 3-4 घंटों में उतनी बारिश हुई है जितनी लिटरली 3-4 दिनों में हुई। तो अगेन मैं यही पाकिस्तान में भी यही हुआ था ना, कराची में भी पर्टिकुलरली यही हुआ। एक्सपीरियंस किया है तो हम बड़ी अच्छी तरह समझ सकते हैं। बट हू वुड हैव थॉट के सऊदी अरब, जहाँ कभी एक ज़माना था जब बारिश होती ही नहीं थी, अब वहाँ ये सिचुएशन बन गई। खैर कुछ सालों से होना स्टार्ट भी हो गया। और आपको पता है कि इतना टूरिस्ट इन्फ्लक्स है आजकल, कितने ही लोग पाकिस्तान से उम्रा वीज़ाज अब ओपन है, मामूल के मुताबिक लोग जा रहे हैं, और इतने अरसे बाद ये सिलसिला शुरू हुआ, इसलिए मामूल से बहुत ज़्यादा लोग जा रहे हैं। सो जिन लोगों की फ़्लाइटें थी जद्दा में, वो फंस कर रह गए हैं, परवाज़ें डिस्टर्प्ट हो गई हैं, एंड वी प्रे एंड वी होप फॉर एवरीबडी सेफ्टी इन जद्दा, मक्का मुकरमा, जितने भी लोग मुतासिर हुए हैं मुख्तलिफ शहरों में। और ये हिदायत जारी कर दी गई हैं कि लोग बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें। अभी तक मदीना मुनव्वरा में सूरत हाल अंडर कंट्रोल है, वहाँ से इस तरह बारिश की कोई इत्तलात नहीं आई हैं, और वहाँ से ऑल्दो जिन लोगों की वापसी की फ़्लाइट्स थी उन पे बर्डन भी ज़्यादा पड़ गया वहाँ फ़्लाइट ऑपरेशन पे, और वो मामूल के मुताबिक चल रही हैं। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि ये कोई इस किस्म का कोई वेदर स्पेल जो है ये बना हुआ है, क्योंकि 2-3 दिन पहले दुबई में भी ऐसी बारिश हो रही थी। मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट नवंबर, सो दिस इज़ नॉट द मंथ दैट दीज प्लेसेस यूजुअली एक्सपीरियंस बारिश। और दुबई में भी ऐसी थी कि लेकिन हो भी रही थी, नॉट दैट इतना बड़ा कोई शहर है, लेकिन कुछ जगहों पे इतनी तेज और कुछ जगहों पे बिल्कुल भी नहीं। तो ये भी एक बड़ा एक नया फिनोमेना है, और ये तो खैर हम कराची में भी सऊदी अरब में बाय द वे 179 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, ऑलमोस्ट पौने 200 मिलीमीटर से ज़्यादा, और बहुत कम अरसे में, मतलब 1.5-2 घंटे में ही ये रिकॉर्ड की गई है। इसलिए ये सूरत हाल है जो आपको सामने नजर आ रही है। खैर, कमिंग बैक टू द पाकिस्तान पॉलिटिकल सीन एंड अदर, बैक टू द कंट्रीज फेवरेट टॉपिक जो अभी कुछ अरसे से बना ही हुआ था, लेकिन अब तो खास तौर पे, लेकिन अब हम जरा कंक्लूजन की तरफ इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब वो हो गया ना, पहले हो गया। वी शुड ऑल मूव ऑन इन आवर लाइव्स, और सियासतदानों को सियासी मामलात, सियासी बातें, इंतखाबात जल्दी बदेर, ये आपका जायज़ हक है मुतालबा करना कि इंतखाबात जल्दी हों, ये जायज़, इस हक में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप गलत इदारे और गलत लोगों से मुतालबा कर रहे हैं। तो फिर इन नटशल आपको दोबारा बता दें कि जनरल आसिम मुनीर पाक फौज के नए सरबराह मुकर्रर हो गए, और वो सबसे सीनियर तरीन जनरल हैं बाय द वे पाक फौज के, और उन्होंने कमान संभाली है पाक फौज की। और बज़ाहिर ये ऐसी रवायत है जो आगे चलकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरह आर्मी चीफ की तैनाती को गैर मुतनाज़े और आसान बना सकती है। जनरल आसिम मुनीर के सामने कई चैलेंजेस जो हैं मौजूद हैं, कुछ का तो हम एक्चुअली अभी जिक्र भी कर रहे थे, और सबसे बड़ा चैलेंज फ़ौज का ख़ुद को सियासी मामला से दूर रखना है, जिसका इजहार आर्मी चीफ जनरल बाजवा और DG/ISI जनरल नदीम नजम खुले लफ्ज़ों में कर चुके हैं। पिछले साल फरवरी में फ़ौज ने बड़ी सोच और विचार के बाद फैसला किया कि आइंदा फ़ौज किसी सियासी मामले में मुदाखलत नहीं करेगी। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस पर सख्ती से कारबंद हैं और आइंदा भी रहेंगे। ताहम इस आईनी अमल का खैर मकदम करने के बजाय कई हलकों ने फ़ौज को शदीद तनकीद का निशाना बनाकर बहुत गैर मुनासिब और गैर शाइस्ता ज़बान का इस्तेमाल किया। पिछले साल एस्टेब्लिशमेंट ने यह फैसला किया कि हमने अपने आप को अपने आईनी किरदार पे महदूद रखना है। ये फ़र्द वाहिद का फैसला नहीं था, सिर्फ आर्मी चीफ का फैसला नहीं था, इस पे अदारे के अंदर इसकी क़यादत में बहुत बहस हुई, और हम इस नतीजे पे पहुँचे कि मुल्क का मफाद इसी में है, अदारे का मफाद इसी में है कि हम अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद कर लें, सियासत से बाहर निकल जाए। पिछले साल से और बिलखुसूस इस साल मार्च में हम पे बहुत प्रेशर आया और मुख्तलिफ तरीके से प्रेशर डाला गया, लेकिन अदारे ने और आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि हमने जो बुनियादी फैसला किया हुआ है कि अपने आप को आईनी किरदार पे महदूद रखना है, हम उससे नहीं हटेंगे।
जनाब, ये बयानात थे जिनका खैर मकदम किया गया जमहूरी हलकों की तरफ से, और उम्मीद भी ये की गई कि ये सिर्फ बयानात की हद तक मामला ना रहे बल्कि एक्चुअली इक़दामात से भी ऐसा ही नज़र आए। लेकिन क्या करें कि एक सियासी जमात मुसर है इस बात पे कि इंतखाबात तो यही जल्दी निकाल के दें या फिर मनवा के दें मुतालबात। भाई आपस में बैठ के मुतालबात आप डिस्कस कर लें। पाकिस्तान में 3 बार मार्शल लॉ लग चुका है। मुंतखब हुकूमतों के दरमियान भी इस्टेब्लिशमेंट का सियासी किरदार किसी न किसी शक्ल में मौजूद रहा है। किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। जो एक ताज़ा हाइब्रिड रिजीम जिसको हम सब ने देखा है, हर दौर में एक पेज पर होने की तकरार सुनी है। यही वजह रही है कि सियासी जमातों ने किसी पर बूट पॉलिश करने का इल्ज़ाम लगाया तो किसी पर सिलेक्टेड होने के इल्ज़ाम लगाए। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को जो इस मुल्क पे, इस कौम पे, इस हाउस पे मुसल्लत किया गया, उसको तो गिरा दिया। ऐसे लग रहा है पाकिस्तान के अवाम महसूस कर रहे हैं, एक उम्मीद की किरण नज़र आ रहा है। अगर इस मुल्क के सारे इदारे और कंट्रोवर्शियल इदारे बनने के बावजूद बजाय सारे के सारे आईनी इदारे बने, तो मैं पाकिस्तान को अवाम को बताना चाह रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो पाकिस्तान का तरक्की को रोक सकेगा। चेरी ब्लॉसम शहबाज शरीफ, वो जब बूट देखता है वो पॉलिश करना शुरू कर देता है। जितना बड़ा बूट उतनी अच्छी पॉलिश करता है वो। अच्छा जी, ये सब कुछ तो आपने सुना है, और आपको याद दिला दें कि सियासी जमातों के एक दूसरे पर इल्ज़ामात के बावजूद अवाम को जब भी मौका मिला उन्होंने जमहूरियत के हक़ में फ़ैसला दिया। बदकिस्मती की बात यह है कि जिस तरह आप भी कह रहे थे अभी, पाक फ़ौज के गैर सियासी किरदार को जहाँ सराहा जा रहा है, वहीं मुल्क की बड़ी जमात PTI आज भी फ़ौज से सियासी फ़ैसलों की उम्मीद लगाए बैठी है। और PTI ने अपने एलामिया में नई फ़ौजी क़यादत को मुबारकबाद तो दी, लेकिन जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी दोहरा दिया। तहरीक इंसाफ के एलामिया में कहा गया, नए इंतखाबात के लिए पाकिस्तान का दर्द रखने वाले तमाम इदारों और शख्सियात को अपना किरदार करना चाहिए। तो बड़ी खुली बात है, आईन में इजाजत है उन्हीं इदारों और शख्सियात को किरदार अदा करना चाहिए, मतलब जिन के दिल में दर्द है। हाँ। तो मतलब बहुत खैर, एनीवे क्या कहा ये जरा सुन। वैसे कितनी मोटी अकल होनी चाहिए ये बात ना समझने की। हाँ, लेकिन सुन लेते हैं। फौज की नई क़यादत से हमारी तवक्को है कि वो मुल्क में आइनी हकूक़ की बहाली और जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करेगी, और अवाम को नए इंतखाबात के ज़रिए मुल्क की नई क़यादत चुनने का हक तस्लीम किया जाएगा। मुल्क के अंदरूनी मामलात पर अवाम की तवक्कुआत के मुताबिक गैर जानबदाराना मौक़िफ़ अपनाते हुए सियासी जमातों के सियासी हकूक़ सलब नहीं किए जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि सियासी जमातों के सियासी हुकूक तस्लीम किए जाएंगे, सलब नहीं किए जाएंगे। लेकिन फ़ौज से ये तवक्को क्यों लगाई हुई है कि वो नए इंतखाबात की तारीख़ आपको दिला कर देगी? बिकॉज़ ये उनका काम नहीं है, और अगर ये इस बात पर इत्तफाक कर ही बैठे हैं कि ये उनका काम नहीं है तो खुदारा इसको बीच में ना घसीटें, उनको बीच में ना दोबारा लेकर आएँ। मुनीब फ़ारूक से सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। मुनीब, कल आपको पता ही है सदर साहब गए, उन्होंने असम्बली पर वापस आकर दस्तखत कर दिए। फिर ख्वाजा आसिफ साहब ने जियो पर बैठ कर ही कहा कि भाई कुछ गैर रस्मी बातचीत भी हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सो क्यों इतना लैक ऑफ ट्रस्ट? चलें, लैक ऑफ ट्रस्ट तो है, क्या हम बिल्कुल ही उम्मीद ना लगाएं कि ये लोग अपने आपसी मसाइल आपस में बैठकर नहीं हल कर सकते? क्योंकि कल एक उम्मीद की किरण हमें नजर आई है, या फिर बड़ा ये टाइम लिमिटेड है और 1-2 दिन या 4-5 घंटे बाद वही सिलसिला शुरू हो जाएगा? बहुत शुक्रिया हुमा और अब्दुल्ला। देखिए, गुजारिश ये है कि वो उम्मीद की किरण शायद उसको आप बेहतर एक्सप्लेन कर पाएंगे कि आपको किस चीज से नजर आई है। मतलब मुझे बिला वजह के रोड़े नहीं अटकाए गए। कल खुशउस्लूबी से मामला असम्बली गई थी, ठीक है, हो तो वैसे भी जाना था, लेकिन चलें नहीं किया गया जो भी हो सकता था। अब फ्रैंकली अब्दुल्ला, व्हाट ऑप्शन डिड दे हैव? आई मीन, मेरे ख्याल में तारीख का बड़ा महंगा ईगो मसाज दिया गया जनाब इमरान खान को कि टैक्स पेयर का पैसा जलाकर सदर मुमलिकत सरकारी जहाज लेकर वज़ीर आज़म का लाहौर तशरीफ ले गए, वापस आए। इस एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं थी। ये जिस पे मैं आपसे राब्ते में हूँ, स्काइप, ये तकरीबन मुफ्त है, तो इसके थ्रू भी यही गुफ्तगू 48 मिनट की हो सकती थी, फ्री ऑफ चार्ज।
इससे ज़्यादा सस्ती होती तो फिर व्हाट्सएप कॉल कर ली जाती, वीडियो कॉल। उससे ज़्यादा सस्ती होती तो टेलीफोन कॉल कर ली जाती, शायद 2-3 मिनट में। आर्गुमेंट ये भी है ना कि साबिक वज़ीर आज़म मियां नवाज शरीफ से मुशावरत भी फिर स्काइप पे हो सकती थी। देखिए, गुजारिश ये है कि जो वज़ीर आज़म का ओहदा है और सदर का ओहदा है, एक तो उनमें दोनों में बड़ा फ़र्क है। यहाँ इस्तेहकाक जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का है आईनी तौर पर, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ओहदा एक सियासी ओहदा है, जबकि सदर मुमलिकत का ओहदा सियासी ओहदा नहीं है। सदर मुमलिकत के पास कोई भी कानूनी जवाज़ मौजूद नहीं है जिसपे वो कोई भी आई हुई समरी रद्द कर सके। उनका जो ऑफिस है, सद एहतराम जितने भी सदूर रहे हैं, ये एक टाइटलर होते हैं, एक टिटलर हेड इन्हें हम कहते हैं, जिनमें वो असेंट देते हैं बिकॉज वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। वो तो एक गवर्नर की समरी को टर्न डाउन नहीं कर सकते, ये तो आर्मी चीफ की तैनाती की समरी थी। बहरहाल जो हुआ, ये कुछ ऐसी तल्ख चीजें हैं जिसके डिटेल में जाए तो लोगों को प्रॉब्लम होती है। मैं इस बात से बिल्कुल नहीं कहता कि वज़ीर आज़म ने बड़ा अच्छा किया, अगर वो टैक्स पेयर के पैसे पे गए तो बड़ा ज्यादती की उन्होंने, लेकिन मुझे ये बताया गया कि वो शायद टैक्स पेयर के पैसे पे नहीं गए थे और वो उनका निजी दौरा था। मैंने ये बात पूछी भी कि क्या वो वाकई इस पे गए थे, क्योंकि अपेरेंटली मुझे यही पता चला कि वो निजी प्रवास पर गए थे। दूसरी बात ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान को वाकई नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अगेन बात यह है कि इमरान खान साहब की हैसियत अपनी जगह, मियां नवाज शरीफ साहब की हैसियत अपनी जगह। मियां नवाज शरीफ साहब को ये कहा जाता है कि वो कन्विक्टेड हैं, वो मफरूर हैं, इस वक्त अदालत को मतलूब है, ये फैक्चुअल बात है, इसे कोई रद्द नहीं कर सकता। लेकिन बात यह है कि जो फसाद जनाब इमरान खान ने अपने इर्द गिर्द बनाया हुआ था, उसकी मामलात भी काफ़ी हद तक खुले हैं। इमरान खान साहब एज वी स्पीक इस वक्त इलेक्शन कमीशन के एक फैसले के नतीजे में फॉर द टाइम बीइंग अपनी नशिस्तें नाअहल हो चुके हैं। उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का एक मामला चल रहा है ट्रायल कोर्ट के अंदर। तो ऐसे तो बहुत सी चीज़ें हैं जो चल रही हैं। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि मियां नवाज शरीफ का स्टेटस जो है वो ज़्यादा सिवियर है, क्योंकि वो कन्विक्टेड भी हैं और एब्सकॉन्ड भी कर रहे हैं। लेकिन चलिए अगर हम आगे चलते हैं थोड़ा सा, जी प्लीज आगे अगर हम चलें तो ज़रा ये भी बता दें कि कल ये तैनाती हुई, बड़ा ही रिलीफ, एक साय ऑफ रिलीफ था पूरे मुल्क में, क्योंकि बात बच्चा यही बात कर रहा था, और बहुत से लोगों का इससे कंसर्न होना भी नहीं चाहिए था कि आर्मी चीफ कौन लग रही है, लेकिन इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी हमारी पीक पे थी। उसके बाद जब ये नाम भी आ गया, सब कुछ हो भी गया, तो खान साहब ने जब मुबारकबाद दी तो साथ ही जल्द इंतखाबात का मुतालबा भी कर दिया। अब एक जगह आर्मी बड़ी अपने आप को डिस्टेंट कर चुकी है, क्लियर कर चुकी है, वो इन सो मेनी वर्ड्स कह चुकी है, और खान साहब फिर भी ये मुतालबा कर रहे हैं। मतलब ये बताएं ज़रा, ये बनता था या फिर वाई वुड ही कीप ऑन रिपीटिंग द सेम थिंग, खास तौर पे उस इदारे को, आर्मी के इदारे को? देखिए, एक बात तो हर एक को इस पे कोई अब चिकनी चुपड़ी बातें करके वो ये कहें कि नहीं हम तो बड़ा हमने अच्छा काम किया। और देखिए कल जो कुछ कुछ लोग जो खान साहब को ईगो मसाज दे रहे थे सदर मुमलिकत के अलावा भी, कि कोई नहीं आपने, आपकी वजह से सब हुआ है अच्छा काम, तो वो जारी बात है। देखें, लिव इन अ फूल्स पैराडाइज, बट इमरान खान साहब अपोज्ड General Asim Munir's appointment as the Chief of Army Staff tooth and nail. So this is not something which is hidden now, it's an open fact. और उनको बड़ा प्रॉब्लम था जनरल आसिम मुनीर साहब से, और बहसियत DGISI भी उन्होंने बड़ा अनसेरेमोनियसली उन्हें उनके ओहदे से रिमूव करवाया। किस बेसिस के ऊपर? क्योंकि उन्होंने इमरान खान साहब के करीबी रफ़का, उनके अहल खाना के हवाले से जो मामलात थे उनको फैक्चुअली उनके सामने रखा, बीइंग अ स्पाई चीफ, तो वो उनको प्रॉब्लम हुआ। इमरान खान साहब ने उन्हें उनके ओहदे से अलहदा करवा दिया। अब बात यह है कि इमरान खान साहब ने तो ये बहुत से सिलेक्ट जर्नलिस्ट को ये कहा भी कि उनको प्रॉब्लम है आसिम मुनीर साहब से। अब वो क्योंकि बन गए हैं, और बात यह है कि वो फिर हाथी के पाँव में सबका पाँव हो तो कुछ नहीं सकता था, और इमरान खान साहब को ये कहा गया, परसों तक वो खेलने की बात कर रहे थे, तो कल किसी ने ये अकल दिलवाई होगी कि हुजूर यहाँ खेलने की गुंजाइश नहीं है, ये ना हो कि हम खेल बन जाएं और लोग हमारे ऊपर फिर हंसे। तो मेरे ख्याल में एक सेन एडवाइस दी गई कि इसमें गंद ना डाला जाए, और वो फिर उनके पास कोई ऑप्शन नहीं थी। कोई तारीख का बहुत बड़ा एहसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान साहब ने नहीं किया। जहां तक बात है उस उम्मीद की, मेरे लिए मायूसकुन बात क्या है? मेरे लिए मायूसकुन बात ये नहीं है, ये मुझे हैरान नहीं किया इस चीज में। मेरे लिए मायूसकुन बात ये थी कि इतनी पॉपुलैरिटी अगर अल्लाह की जात ने आपको दी, अवाम ने आपको बाई इलेक्शन में इतना मैंडेट दिया, आप जीते हैं, फिर भी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं, अपनी मर्जी के आर्मी चीफ लगाने के चक्कर में आप पड़े हुए हैं। आपको अपनी मर्जी की फौज चाहिए, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ चाहिए,
अपनी मर्जी का आर्मी चीफ इसलिए नहीं चाहिए कि आपने कोई नेक काम करना, नहीं, आपने करना ये है कि आपने इक़्तिदार में आना है, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को रगड़ा लगवाना है, अपने आप को दुआम बख्शना है, अपने आप को इंसुलेट करना है अगेंस्ट ऑल दी। और वो पता है क्या ट्रेजेडी ये है कि वो ढके छुपे अल्फाज में भी बात नहीं करते। वो तो कहते थे पहले मैं रुलाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, और वो सब कुछ फिर देखा भी हमने, किया भी उन्होंने। अच्छा, अब ये बताइए मुनीब, फौज चाहे जितना मर्जी कह ले कि भाई हम एपॉलिटिकल रहना चाहते हैं, सबने DGI की बात कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर लें, अलविदाई खिताब की बात कर लें जनरल कमर जावेद बाजवा के, और किन अल्फाज में वो बावर कराएं कि ये सोच विचार के बाद फैसला हुआ है कि फौज अब सियासी मामलात में मुदाखलत नहीं चाहती, लेकिन दिस हैज़ टू बी अ टू वे ट्रैफिक एट द एंड ऑफ द डे। अगर हमारे बहुत सारे सियासतदान जा के फिर दरवाज़ा खटखटाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, हुजूर आइए, हुजूर हम लुट गए, बर्बाद हो गए, हुजूर कुछ कीजिए, तो फिर ये कब तक चलेगा? देखिए, मसला ये है कि वो द टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग ऑफ इट। तो हमें अभी पता नहीं है, फ्रैंकली मैं प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। हमारी बड़ी चेकर्ड हिस्ट्री है, और तो आपने दुरुस्त कहा कि सियासतदान भी जब तक बाज नहीं आएंगे, और वो बाज नहीं आएंगे शायद, अच्छा ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, जब तक वो करना नहीं छोड़ेंगे पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट को, और ये जिस तरह आपने अल्फाज इस्तेमाल करे ये करना नहीं छोड़ेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम अपनी जगह पर रहेगा। सो आई पर्सनली फील कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हिस्ट्री जो है वो हमें कुछ और बताती है, और मैं अभी तक फ्रैंकली कोई इतना ज़्यादा नहीं हूँ। मैं आई कैन ओनली से कि जी जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं या जो आने वाली फौज की क़यादत है, अगर वो एक ना कर दे और कह दे कि जी नहीं, अगर कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार किया जाता है, तो वो अगर एक स्टर्न सा नो कह दे एक दफ़ा कि जनाब प्लीज़ हमारा वी हैव गॉट टू मच टू डील विद, और हम ऑलरेडी और बहुत से मामला देख रहे हैं अपनी सिक्योरिटी से रिलेटेड प्रोफेशनली, हम इस किसी काम में नहीं पड़ेंगे, ये सियासतदान अपने तय खुद मामला हल कर लें, तो एक दफ़ा होगा, दो दफ़ा होगा, तो मामला ठीक हो जाएंगे। कल भी मैं हैरान था कि बहुत से हमारे मुल्क के जो जय्यद सहाफ़ी हैं, वो तो कुछ दिन पहले भी तकरीबन आहो बगा करते रहे कि जी, और कुछ तो ये कहते रहे कि जी बस मुल्क में मामला ठीक हो रहे हैं, और जो फौजी क़यादत है उसने मामला ठीक करने शुरू कर दिए हैं। तो मैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे कहता रहा ट्विटर पर भी कि जनाब ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा, और कोई ऐसा कुछ नहीं करने जा रहा, और ये चीज़ मत कहिए या न करिए, इसका हक़ाइक़ से ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन अब भी अगर वो ये समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए आर्मी चीफ को ही आगे करना है और फौज के अंदर घसीटना है, तो फौज को इसके अंदर घसीटना है, तो मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म करेंगे, क्योंकि फौज एक प्रोफेशनल इदारा है, उसको वहीं तक रहने दें। और अगर अब उन्होंने फैसला कर लिया है, तो आप उनको दीगर फैसलों में ना घसीटें। मुनीब, थैंक यू मुनीब फॉर बीइंग विद अस। सो हम दोबारा से ये कहेंगे सियासी जमातों को बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, PPP, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, JUIF, जितनी भी सियासी जमातें हैं, MQM, पर्टिकुलरली PMLQ, कि भाई आप अपने फैसले खुद करना सीखें, आपस में बैठ के बात करें। और कुछ ख़ास मखसूस जमातें हैं जो तो फ़ोन कॉल्स पे ऑपरेट किया करती थी, वैसे मैं सोच रहा हूँ उनके लिए कितनी मुश्किल होगी ना। हाँ, होगी तो सही, लेकिन एक क्योंकि वो क्या सोचेंगे, शशोपंज में ही रहेंगे कि क्या करना है। अब पहले तो क्लियर लाइन मिल जाती थी। एक अफसोसनाक खबर कल रात को हम सब तक पहुंची। स्टेज और TV के नाम पर फनकार इस्माइल तारा साहब, जिन्होंने सारी उम्र लोगों को हंसाया है, उनके चेहरों पर मुस्कुराहट लेकर आए हैं, इस दुनिया से चले गए, अपने प्यारों को रोता छोड़ गए। नमाज जनाजा के बाद जनाजा उनके बाद नमाज जुमा अदा की जाएगी। और इस्माइल तारा साहब कराची के निजी अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। 3 रोज़ से उनकी हालत ज़रा से ज़्यादा ख़राब थी, और लवाहिकीन में बेवा हैं, 4 बेटियां हैं, 4 बेटे हैं बाय द वे, और 1 बेटी है इनकी। और कौन कौन से इनके क्लिप्स हम याद करें, प्रोग्राम्स याद करें? वैसे अगर जब याद करना शुरू होना, तो सबसे पहले तो 50-50 के क्लिप्स जो हैं वो याद आते हैं, क्योंकि वो ओवर द ईयर्स काफ़ी चलते भी रहे हैं दोबारा। और 50-50 की वजह से जो इनको शोहरत मिली और जो फेम था, दैट वाज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड, था भी बड़ा मतलब अहेड ऑफ इट्स टाइम काइंड ऑफ ह्यूमर। और उसके बाद फिर इन्होंने बहुत सी और चीज़ें की, बल्कि हत्ता कि फिल्मों में भी इन्होंने काम किया। सो ही वॉज अ वेरी परमानेंट फीचर एंड अ वेरी रिकग्नाइजेबल नेम एंड फेस। और ह्यूमर का लेवल तो खैर हम सारे जानते हैं। अवार्ड से इन्हें नवाजा क्या है। वो बहुत फनी एक क्लिप मुझे और याद आ गया। ज़ेबा शनाज साहब आती हैं, इनके पास वो कहती हैं ये शनाख्ती कार्ड इजरा करने वाले अफसर बने हुए हैं कि आपने मुझे बेवा लिख दी है। तो कहते हैं अच्छा ठीक तो करना पड़ेगा। कहती है ये मेरे हस्बैंड साहब तो खड़े, वो
गोली मार देता है, कहता है अब ठीक हो गया, पेपर वर्क नहीं करेंगे चेंज। सो इनको ऑब्वियसली याद करने बैठेंगे तो इनका क्या बॉडी ऑफ वर्क है एंड कब से है। सो बड़ा ही अफसोस हुआ, लेकिन यू कैन गिव ट्रिब्यूट बाय वाचिंग अ लॉट ऑफ हिज वर्क एंड यू कैन आल्सो गो एंड पार्टिसिपेट इन हिज नमाज़ जनाजा। अच्छा जी, अभी हम आगे बढ़ेंगे। हम पहले भी बाय द वे ये बात करते रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा कि ख़वातीन पर तशद्दुद किसी एक तबके या क्लास का मसला नहीं है। पसमानदा तरीन इलाकों से लेकर शहर के पॉश एरियाज जो हैं उनमें भी ख़वातीन पर तशद्दुद के वाक़यात जो हैं वो होते रहते हैं। कितने एग्जाम्पल्स हैं जो हम अभी आपको दे सकते हैं। और यहाँ अनपढ़ और तालीम याफ्ता का मामला भी नहीं है। नूर मुकद्दम केस आप देख लें, सारा इनाम जैसे वाक़यात हमारे सामने हैं। ख़वातीन पर तशद्दुद के ख़ात्मे के लिए बेशतर तंजीमें जो हैं वो काम कर रही हैं, जिसमें वाइट रिबन भी पेश है। आपको बताएं कि वाइट रिबन पाकिस्तान की चीफ एग्जीक्यूटिव उमर आफ्ताब का कहना था कि वाइट रिबन इस लिहाज से मुनफरिद है कि ये औरतों के ख़िलाफ़ होने वाले तशद्दुद के ख़िलाफ़ मर्दों को अपने साथ मुहिम में शरीक रखती है। फिर उमर आफ्ताब साहब से ही बात कर लेते हैं फिर इस सिलसिले में। शुक्रिया उमर साहब। उमर साहब, वैसे तो आप बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन ये ख़वातीन के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद वाला मामला है ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स आपको कुछ बेहतरी नज़र आती है? देखिए, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट करता कि शायद तशद्दुद होना कम हो गया होगा, लेकिन क्या ख़वातीन अब रिपोर्ट करती हैं इस तशद्दुद को? उन्हें एहसास है कि उनके साथ गलत हो रहा है? इसमें आगही में बेहतरी आई? अनफॉर्चुनेटली ये आई थिंक एक ऐसा इशू है जो अगर हम पिछले 5 साल में देखें तो हर लिहाज से इसमें डिटीरियोरेशन आई है। अच्छा। एक तरफ हम ये देखते हैं कि हमारे यहाँ जो केसेस हैं वो बेतहाशा बढ़ गए हैं, चाहे वो डोमेस्टिक अब्यूज़ है या चाहे एक्सट्रीम फॉर्म्स ऑफ वायलेंस है, जैसे कि ऑनर किलिंग है, रेप है। आप देखें कि कितने केसेस जो है वो हर वक्त रिपोर्ट हो रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि इसके ऊपर ओवरऑल अगर हम देखें तो काम मतलब हम, क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम एक इवेंट बेस्ड सोसाइटी हैं, हम एक कदम आगे जाते हैं, 2 कदम पीछे जाते हैं। कोविड की सिचुएशन आई, ठीक है, उससे बहुत सारा कुछ चेंज हुआ, लेकिन उससे हम अगर ये देखते हैं कि जो तशद्दुद का जो इशू है वो बेतहाशा इंक्रीज़ कर गया। फिर ये है कि जो बहुत सारी मिथ्स आई थिंक टूटी इस अरसे में, क्योंकि पहले जब हम वायलेंस पे बात करते थे तो ये बात होती थी कि नहीं जी ये तो लेबर क्लास में ज़्यादा होता है, ये तो पॉवर्टी की वजह से होता है। अब हमने ये देखा पिछले अगर आप चंद सालों में देखें कि एलीट क्लास में, इन्फ्लुएंसर्स में आप देखें कि कितने तेज़ी से केसेस अदाकारों में इनफैक्ट अगर हम देखें तो जितना तशद्दुद थ्रू योर इंटीमेट पार्टनर होता है वो तो हमने देखे पहले रैंडम रेप केस या फिर वो सारी चीज़ें तो एक है सिलसिला, लेकिन जहाँ आपका ट्रस्ट का इतना एलिमेंट है, जहाँ आपका हस्बैंड है या आपका भाई है या आपका बाप है जो आपके इर्द गिर्द ट्रस्टेड लोग हैं, वहाँ से कितना तशद्दुद जो है। 80% जो वायलेंस के केसेस हैं वो डोमेस्टिक सिचुएशन में है, चाहे वो पार्टनर के साथ है, चाहे वो घर में किसी भी उससे है। तो ये अच्छा, फिर उसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है जी कि आप देखें कि इस वक्त इसके ऊपर बिल्कुल मतलब हमारी प्रायोरिटीज़ क्योंकि चेंज हो गई, नेशनल प्रायोरिटीज़ में कहीं पे इस वक्त औरत के ऊपर या जो वायलेंस का जो इशू है इसके ऊपर कहीं काम नहीं हो रहा। जितनी तेज़ी से ये इशू फैल रहा है, जितना सीरियस ये इशू है, आई थिंक ये टाइम है। और आज का दिन क्योंकि हम ये वायलेंस के ऊपर जो इंटरनेशनल डे फॉर एरेडिकेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है, तो आज का दिन हम बिल्कुल ये गवर्नमेंट से जो है ये डिमांड कर रहे हैं कि आई थिंक हमें फौरी तौर पे कोई नेशनल एक्शन प्लान इसके ऊपर बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोई कैंपेनिंग हो, कोई आगाही हो, कुछ भी नहीं है, कोई एक इश्तिहार, कोई एक अखबारी तराशा नहीं आप पढ़ते। अच्छा उमर साहब, ऐसा क्यों है हमारे यहाँ कि अपने का हर तबके से शिकायत आती है? इन्फ्लुएंसर्स की, अदाकारों की बात कर रहे थे, अभी एक लेटेस्ट केस आया, बड़े मशहूर अदाकार हैं, उनकी बेगम ने सबूत कोर्ट में जमा कराए, मेडिको लीगल रिपोर्ट्स तक जमा कराई। उसके बाद हमने देखा कि उन अदाकार की अपैरेंटली सपोर्ट और ज़्यादा बढ़ गई। तो हम तशद्दुद को सेलिब्रेट क्यों कर रहे हैं? ये भी 10 साल पहले हमने एक स्टडी की सदर्न पंजाब में, तो वहाँ पे ऐसे था कि जी ख़वातीन का मानना था कि अगर शौहर जो है वो मारना कम कर देता ना तो शायद उसका कोई इंटरेस्ट कम हो गया, या उसका चक्कर चल रहा है कहीं बाहर। जी एग्जैक्ट। अच्छा, तो वो जो फिर हमने ये देखा कि हमारे यहाँ पहले हमें ये लगता था कि एक गांव के लेवल पे इसकी जो एक्सेप्टेंस है, या केपी में हम गए तो हमने जब वहाँ पे जाके बात करनी शुरू की औरत पर तशद्दुद के ऊपर, तो वहाँ पे सबने कहा जी यहाँ पे तो तशद्दुद होता ही नहीं है, क्योंकि 90% फॉर्म्स ऑफ वायलेंस जो हैं वो इतनी एक्सेप्टेबल थी।
ये और ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन है कि वो जो पहले बिल्कुल ग्रास रूट के ऊपर जो एक्सेप्टेंस थी वायलेंस की, वो हमारी सोसाइटी में अब पढ़े लिखे लोगों में भी जो है वो पहुंच गई है। और ये बिल्कुल आप जो हम बहुत सारे अभी ऐसे केसेस में जब हम कोई ऐसी चीज़ को हाईलाइट करते हैं तो हम देखते हैं कि उसके नीचे बहुत सारे उसके हक में लोग जो है वो बात कर रहे होते हैं। तो ये एक तो तशद्दुद बढ़ गया, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात ये है कि तशद्दुद औरत पे जो है उसकी एक्सेप्टेंस सोसाइटी में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि अब लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। यानी इसका मतलब ये है कि हम तो एक और ज़्यादा ख़तरनाक सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं कि पहले कम से कम एक चीज़ गलत है उसको गलत तो माने, हम उसको गलत कहें तो सही। देखिए गलत एक्चुअली तब भी शायद वी वुड बी फोर्स्ड कि हम मानना शुरू करें जब कोई पेनल्टीज़ हो। अब हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े केसेस हो जाते हैं, जैसे नूर मुकद्दम केस, अभी केस इन पॉइंट अगर आप रखें, उससे पहले भी एक इस्लामाबाद का बहुत ही रेप केस हुआ जहाँ एक धोखा दिया गया एक कपल को ले जाके उन दोनों को। अगर कोई लेजिस्लेशन के बावजूद अगर कोई सज़ाएं नहीं होंगी और लोग छुटते ही चले जाएंगे तो क्या डिटरेंट वैल्यू उसकी रह जाएगी? ऑब्वियसली आम आवाम को तो यही लगेगा, लेकिन कर लो, पकड़े गए तो फिर हम वैसे ही निकल आएंगे और बहुत और मौके हैं कि पकड़े भी नहीं जाएंगे। हमने पिछले 10 साल में लेजिस्लेशन के ऊपर बहुत काम किया, NCSW के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, और हमें ये लगता था कि लेजिस्लेशन होगी तो कुछ चीज़ें बेहतर होंगी। बट आप जो कह रही हैं बिल्कुल ठीक है कि हमने देखा कि डोमेस्टिक वायलेंस का लॉ आ गया, उसके ऊपर पहले बहुत शोर हुआ, नहीं होना चाहिए, वो लॉ आ गया, बट उस पर केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे। कुछ रिपोर्ट भी हुए तो पता लगा कि वो ख़वातीन जो हैं उनके घर वालों ने उन पे प्रेशर करके, उनके अपने माँ बाप ने उनको प्रेशर करके केसेस उनसे वापस ले लिए। अच्छा, एक तो फिर वही बात है कि जब तक मुआशरे के रवैये चेंज नहीं होंगे, और दूसरी तरफ फिर ये कि जो सोशल जस्टिस सिस्टम है, आई थिंक क्योंकि वो जो एक ताकतवर और कमज़ोर के दरमियान जो इम्बैलेंस है वो आई थिंक इस सारे में भी जो है वो करता है कि बिल्कुल केस देखें, वो जो आप जिस केस का इस्लामाबाद का हवाला दे रही हैं, प्राइम मिनिस्टर तक उसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने उसके ऊपर बहुत सख्त ऑर्डर्स उस वक्त किए, लेकिन चंद दिनों में आहिस्ता आहिस्ता वो आप ये देखें कि वो केस जो है जिन्होंने कंप्लेन की थी उन्हीं को वो केस जो है वो वापस लेना पड़ गया। तो ये जो बिल्कुल अभी लॉज मौजूद हैं, हमें बेतहाशा ऐसी कॉल्स आती हैं जो ख़वातीन जो हैं वो, एक तो ये कि बहुत सारे लॉज के बारे में पता नहीं है, दूसरा ये कि फिर क्योंकि हमारा जो गवर्नेंस सिस्टम है, आप ये देखें कि हर बंदा डरता है कि जी पुलिस के पास नहीं जाना, क्योंकि हमें बिल्कुल ख़वातीन कहती हैं कि जी पहले तो हमें घर में एक क्लोज्ड इन्वायरमेंट में हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है, हमें बिल्कुल ये खौफ है कि हम थाने जाएंगे रिपोर्ट करने तो वहाँ पे हमारे साथ और क्या बुरा होगा। फिर इसी तरह हमारा जो जुडिशल सिस्टम, लीगल सिस्टम है, आप ये देखें कि वो आप एक केस फाइल कर देते हैं तो वो अगले कई साल जो है वो एक सिविल लिटिगेशन जो है वो चलती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल इस इशू को, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो बिहेवियर चेंज है, आई थिंक हमें उसको देखने की ज़रूरत है, क्योंकि लॉज सब कुछ क्या वजह है कि, और पढ़े लिखे लोग बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों से आप बात करें तो वो इस चीज़ को बहुत नॉर्मल उसमें जस्टिफाई करते हैं। तो आई थिंक कि हमें ये जो औरत के गिर्द नैरेटिव है, इसको जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तो ये इशू रिजॉल्व नहीं होगा। और अभी आजकल बड़ी बात चल रही है आर्मी चीफ की। मैं चंद साल पहले ऑस्ट्रेलिया गया और वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि एक सेशन जो है वो ऑस्ट्रेलियन आर्मी चीफ उसको चेयर कर रहे थे। तो मुझे तो लगता है कि शायद हमें ये वायलेंस के ऊपर मतलब देखें, क्योंकि वो जो सोसाइटीज़ जो हैं उनमें इस चीज़ को they are so invested in it, they are so interested, they are so, मतलब मेरे लिए तो वो शायद बहुत देर उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल था कि आर्मी चीफ एक ऐसी कॉन्फ्रेंस को चेयर कर रहे हैं जो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के ऊपर। बहुत बड़ी बात है। And why not? People look up to people, personalities and bottom line ये है कि गलत को गलत कहना है। बहुत शुक्रिया आपका उमर साहब, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। एक छोटी सी बात, ये करिकुलम में इंटरफेयर करना इस वक्त ज़रूरी है। हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनको ये दरसी किताबों में पढ़ाएं, बच्चियों को पर्टिकुलरली, कि अगर कोई भी आपको मारता है तो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। और माएँ ख़ास तौर पे, जितना बड़ा माँ का रोल है इस सारे में, जहाँ अपने बच्चों की तरबियत करें, लड़कियों को बताएं कि ये बिल्कुल गलत है और ये एक्सेप्टेबल नहीं है, और लड़कों को बताएं ये तो आप कर ही नहीं सकते, बेटों को तो आप एक और तरीके से सेंसिटाइज करें।
तो माओ का रोल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पिंडी में जलसा होगा, धरना होगा, क्योंकि इससे पहले तो खबरें थी कि भाई टेंट सिटी वगैरह को आबाद करने की कोशिश की जा रही है। खान साहब ने अब तक अपना पिंडी प्लान वाजे नहीं किया उन्होंने। हाँ, वाजे किया नहीं है उन्हें, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है कि इट कैन गो एनीवेयर, तो लिहाजा धरना भी हो सकता है, खासतौर पे जिस तरह ये लोग मेंशन कर रहे हैं। अब आर्मी चीफ का मामला तो तय हो गया, तो अब क्या What are they asking for? हाँ, अर्ली इलेक्शंस तो वो फिर बैठे बात करें, इसमें क्या मुज़ायक़ा है। बिल्कुल अपनी डिमांड है उनकी, सियासी क़ुव्वतों से बात करनी चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए। 2 सूबों में वैसे ही वो बरसर इख्तिदार हैं। साथ ही आपको बता दें कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कह चुके हैं कि अब हुकूमत इमरान खान से खुलकर निपटेगी, तो अब वो क्या करने वाले? 1-2 रोज़ या 3 रोज़ में ये सारे का सारा मरला जो है वो तकमील के उस पर पहुँच जाएगा, और ये जो हिजान जो है ये सबसाइड कर जाएगा, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इमरान खान के साथ भी जो है जो 2 हाथ करने हैं वो भी कर लेंगे इंशाअल्लाह ताला। बेहतर यही कि तमाम सियासतदान इस वक्त एक दूसरे से 2-2 हाथ करना बंद करें, क्योंकि पाकिस्तानी मईशत ये 2-2 हाथ अब बर्दाश्त मजीद नहीं कर सकती। हम बहुत से आपको कुछ पुरानी स्टेटमेंट्स भी दिखा रहे थे, हम कह रहे थे कि कोई भी एक दूसरे के साथ 2-2 हाथ ना करे, मतलब मुल्क के हालात देखें यार, कुछ को खौफ कर लें आप लोग। हाँ, ये भी है। अच्छा जी, इसी पे हम जरा मजीद बात कर लेते हैं मेरा ख्याल है। और वफाकी वज़ीर दाखिला राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह का इस्तकबाल करने की तैयारी कर रहे हैं। राना साहब, शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नया आर्मी चीफ की तैनाती पर हुकूमत ने अपना काम किया, इत्तेहादियों को साथ लेकर किया, लेकिन फिर वही हुआ, सदर साहब इमरान साहब के पास गए और मंजूरी लेकर फिर दस्तखत कर दिए। अब यूं नए आर्मी चीफ की तैनाती का क्रेडिट भी अगर आप सोशल मीडिया देखें, उस पर आप बहस कर सकते हैं कि किस जन्नत में रहते हैं लोग, लेकिन वो ले रहे हैं क्रेडिट। अब इस तरह के वाक़यात होंगे तो आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं हो जाता कि सदर साहब के होते हुए कामों को किस तरह आगे बढ़ाना है? ये चैलेंज है या नहीं है आपके लिए ये चैलेंज? नहीं, इसमें कोई मुश्किल जो है वो हुकूमत के लिए नहीं है, बल्कि आज इमरान खान नियाज़ी ने अपनी झूठी अना की तस्कीन के लिए जो है वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे को जो है वो दोबारा से जो है वो एक दफ़ा जो है वो यानी डिसग्रेस किया है, डिसरिस्पेक्ट जो है वो दी है। और आरफ अलवी साहब जो हैं उन्होंने दोबारा साबित किया है कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े आइनी ओहदे के जो है वो हकदार नहीं है, या वो इस काबिल नहीं है, क्योंकि सदर का ओहदा जो है वो बालातर होता है किसी भी सियासी एफिलिएशन से, और सदर जो है वो ख़ुद को किसी तरफ भी जो है वो शामिल या झुकाव अपना जो है वो नहीं दिखा सकता। वो तो किसी सियासी जमात का कारकुन भी जो है वो नहीं रह सकता, जबकि वज़ीर-ए-आज़म का ओहदा जो है वो एक सियासी ओहदा है। वज़ीर-ए-आज़म जो है वो मशावरत कर सकते हैं, अपने अलाइस के साथ कर सकते हैं, अपनी जमात के साथ कर सकते हैं, अपनी क़यादत के साथ जो है वो कर सकते हैं, और ये इख्तियार जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का है। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने आइनी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए ये फ़ैसला किया, और ये फ़ैसला जो है ये वज़ीर-ए-आज़म का जो है वो इख्तियार था। सदर साहब ने तो सिर्फ़ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे फॉर्मल जो है उन्होंने सिग्नेचर करने थे, और उन्हें ये चाहिए था कि वो अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को जो है वो पूरे करते। उन्होंने अपनी आइनी ज़िम्मेदारी को जो है वो एक सियासी रुख दिया, जो कि मैं समझता हूँ कि उनके अहदे के शयान शान भी नहीं है, और उन्होंने एक झूठी तस्कीन को जो है वो उसको जो है वो तस्कीन देने की कोशिश की है, झूठी अना को, जो कि मैं समझता हूँ कि उससे दोबारा ये दोनों लोग जो हैं ये एक्सपोज हुए हैं, जबकि 2 लोगों को अल्लाह ताला ने वज़ीर-ए-आज़म के फ़ैसले की बुनियाद के ऊपर जो है इज़्ज़त दी है। जनरल आसिम मुनीर साहब को आर्मी चीफ़ के तौर पे, और जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा साहब को जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के तौर पे मैं उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और दुआगो हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि वो अपनी बेहतरीन सलाहियतों से जो है वो इस मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। साहब अब बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरा बिल्कुल ये तो बात होगी, इस पर और भी सवाल हो सकते हैं, लेकिन हम इस बात से आगे चले जाते हैं और खान साहब के पिंडी प्लान की अब बात करते हैं, जो अब तक ज़्यादा वाज़े नहीं कि क्या ये सिर्फ एक जलसा होने वाला है
या फिर एक रैली मार्च बन जाएगी या धरना होगा? मतलब ये बड़ी डिफरेंट चीज़ें सारी। तो वफाकी हुकूमत के पास क्या इतलात हैं? और अब चूँकि एग्जैक्टली पता नहीं है कि होने वाला क्या है, तो तैयारियाँ क्या आपने की हैं? देखें, ये इन्होंने लॉन्ग मार्च शुरू किया था जो कि बहुत बुरी तरह से डिस्क्रेडिट हुआ। लाहौर से लेके वज़ीराबाद तक जो है वो लोगों ने बहुत बुरी तरह से उसे जो है वो मुस्तरद किया। अब उसके बाद फिर इधर उधर ये लॉन्ग मार्च जो है ये रींगता रहा, रींग मार्च बन के अब जो है वो 26 तारीख को रावलपिंडी पहुंचेगा। वहाँ पे हमारी इतलात ये हैं कि ये वहाँ पे कोई धरना वगैरह देना चाहते हैं। ये दें धरना, हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इनको इस बात का ख्याल रखना होगा कि लोगों को, आम शहरियों को जो है वो कोई तकलीफ़ ना हो। पहले की तरह से, जिस तरह से इन्होंने पुलिस की हिफाजत में और इंतज़ामिया की हमायत से जो है वो रास्ते बंद किए, सड़कें बंद की और लोगों को तकलीफ़ पहुँचाई, तो उससे लोग जो है वो बहुत ज़्यादा इनके ख़िलाफ़ जो है वो नाराज़ थे। तो अब भी अगर इन्होंने ऐसी हरकत की तो फिर वहाँ पे तो क्योंकि हुकूमत इनकी अपनी है पंजाब में, अच्छा, और इसीलिए वहाँ पे इस किस्म। ये बता दीजिए, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के दाखिली खारजी रास्ते बंद किए थे। अब आपके बकौल 2-3 दर्जन लोग मोटरवे और GT रोड बंद करके बैठ गए थे। इस मरतबा बकौल इमरान खान साहब के और उनके लोगों के आवाम का समंदर आ रहा है, पुरअमन तरीके से किस तरह संभालेंगे सबको? देखिए, ये एक तो ये समुंदर वाली बात जो है ना, ये तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। ये समुंदर इनका ऐसा ही है कि जब ये लॉन्ग मार्च लेके आ रहे थे तो मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जब ये सुबह को शुरू करते तो वहाँ पे लोग 500, 1000, 1500 लोग होते और ये कहते कि ये इंसान इनका ठाठे मारता हुआ समुंदर है। तो इसी तरह कुछ जो है वो अब ये समुंदर लेके आएंगे। बाकी रही बात कि ये इन्होंने पहले भी रास्ते बंद किए थे, तो वो इन्होंने इंतज़ामिया की हमायत से और पुलिस की हिफाजत में रास्ते जो है वो बंद किए थे। तो अब भी अगर इन्होंने इस तरह का कोई अमल किया तो हमारा फेडरल गवर्नमेंट का ये फ़ैसला है कि जो कौमी शाहराहें हैं, जो मोटरवेज़ हैं, तो उनको हम जो है वो फिर जो फेडरल फोर्सेस हैं उनकी मदद से लोगों को इस किस्म की तकलीफ़ और मुश्किल जो है उससे निकालेंगे। और हमें उम्मीद है कि ये ऐसा काम करेंगे नहीं, और ये करेंगे तो फिर एक तरफ जो है वो फेडरल हुकूमत भी इस बारे में जो है वो एक्शन लेगी और दूसरा लोग भी उनको जूते मार मार के भगाएंगे वहाँ जहाँ कहीं भी ये 15-15, 20-20 लोग बैठ के, और जो है वो लाखों लोगों को जो है वो इन्होंने मुसीबत में डाले रखा। बहुत शुक्रिया राना साहब हमसे बात करने का। और आपको लग रहा है कि इतने ज़्यादा लोग तो खैर टर्न आउट होने ही नहीं है। लेट्स सी, सब कुछ पता चल जाएगा। अच्छा, तैयारी क्या है? बिल्कुल कॉरेस्पॉन्डेंट से हम बात करते हैं कि तैयारी क्या है, क्योंकि तैयारी अगेन वो ज़रा कन्फ्यूजन है कि किस चीज़ की तैयारी हो रही है, तो वो शायद पता चल जाए। शबीर डार हमारे साथ हैं, रावलपिंडी से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। शबीर, बताइएगा क्या तैयारी है? लोग जो वहाँ सपोर्टर्स वगैरह हैं पिंडी में, क्या धरने की तैयारी में लगे हुए हैं या फिर कोई जलसा होना है, क्या हो रहा है? जी, इमरान खान साहब ने पहले तो धरने का ऐलान किया गया था 26 तारीख को रावलपिंडी फैज़ाबाद के मकाम पर, लेकिन गुज़श्ता कई रोज़ से रावलपिंडी इंतज़ामिया और PTI रहनुमाओं के माबैन ये डिस्प्यूट चल रहा था कि धरने का मकाम क्या होगा, कहाँ पर मरकज़ी स्टेज लगेगा। चूँकि गुज़श्ता रात जब फ़ाइनल इजलास हुआ PTI रहनुमाओं और ज़िले इंतज़ामिया के माबैन, उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने एक इजाज़तनामा जारी किया जिसमें 56 शराइत रखी गई हैं, जिसमें सबसे अहम शर्त जो रखी गई है वो ये है कि कल 26 तारीख को जो जलसा होगा फैज़ाबाद के मकाम पर, वो 26 तारीख की शाम को ही ख़त्म करना होगा। ये ज़िले इंतज़ामिया ने वाज़े तौर पर PTI रहनुमाओं को कहा। इसका मतलब ये है कि कल का जो प्रोग्राम है वो एक दिन का जलसा होगा। इसके अलावा जो ज़िले इंतज़ामिया ने इजाज़तनामा जारी किया है उसमें वाज़े तौर पर बताया गया है कि जो रोड्स है, रोड्स बंद नहीं किए जाएंगे, जो अलामा इकबाल पार्क है उसको ऑक्यूपाई नहीं किया जाएगा, चूँकि साथ साथ जो पाकिस्तान इंग्लैंड क्रिकेट सीरीज़ होने जा रही है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, उस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। तो ये बताया गया है कि ये जो जलसा है ये
26 तारीख की शाम को ही ख़त्म करना पड़ेगा। जो तैयारियों का सिलसिला है, इस वक्त जिस मकाम पर हम मौजूद हैं ये फैज़ाबाद का मकाम है और रावलपिंडी की साइड है, ये पंजाब की हदूद है। और यहाँ पर मेरे पीछे आपको कंटेनर नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पर मरकज़ी स्टेज इस वक्त लगाया जा रहा है और यहाँ पर जो जलसे की तैयारियाँ हैं वो जारी हैं। तैयारी धरने की है या तैयारी जलसे की है? जलसे की तो इन एनी केस है ही, लेकिन वो जो साथ वाले बाग पार्क में वो टॉयलेट्स और वो खैमे और वो सारा कुछ बंद सीन था, वो चल रहा है? जी, अब तक जो हमें भी जो समझ आ रही थी वो धरने का ही प्रोग्राम लग रहा था, क्योंकि जो अलामा इकबाल पार्क है जो मरी रोड के ऊपर ही वाक़ है, वहाँ पर वाशरूम्स तैयार किए गए थे। कल वहाँ पर टेंट सिटी कायम करने के लिए टेंट भी वहाँ पर पहुँचाए गए, लेकिन गुज़श्ता रात जो डेवलपमेंट हुई, जो इजाज़तनामा जारी किया गया जिसमें जो शराइत रखी गई हैं वो कल दिन के लिए है, उससे ज़्यादा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक क्रिकेट सीरीज़ भी शुरू होने जा रही है। साथ साथ जो फैज़ाबाद का मकाम है यहाँ पर हसास इदारों के दफातर अहम तनसीबात भी यहाँ पर मौजूद है, उसके हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है। PTI रहनुमाओं ने यकीन दिलाया है कि वो कल रात को ही ये जलसा ख़त्म करेंगे। ऑलराइट, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का, और आपने हमें शबीर बता दिया कि एक्चुअली वहाँ होने के वाला है। तो कुछ हो रहा था, लेकिन उसके बाद फिर लेट्स सी अभी भी क्या होता है। बैक बड़ी एक इम्पॉर्टेंट बात पे हम बात करना चाहते हैं, बिकॉज हमें लगता है कि हर चीज़ इससे कनेक्टेड है। पहले तो थोड़ा सा ये बता दें कि कोरोना की वबा के दौरान और उसके बाद भी दुनिया भर में बहुत कुछ बदला है और मामूलात ज़िंदगी जो है वो तब्दील हो चुके हैं, और वर्क फ्राम होम, स्कूल, इन सारी चीज़ों ने एक मेंटल सिचुएशन जो है वो अपसेट सी कर दी है। बहुत सी चीज़ें पहले भी होती थी, एक डिप्रेशन का समा जब होता था तो लोग उसको निगेट कर देते थे और आपको कहते थे ये कुछ नहीं हुआ, लेकिन आई थिंक पीपल हैव गॉटन द टाइम टू रियलाइज कि दिस इज समथिंग सीरियस जिसका इलाज भी होना चाहिए। अच्छा जी, एक और अहम पहलू इसमें बच्चों में डिप्रेशन की अलामात नुमाया होना है, इसी पे हम बात करेंगे, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। अमेरिका से आए हैं माहिर नफ्सियात डॉक्टर आसिम शाह, ह्यूस्टन में रहते हैं और हैरिस हेल्थ सिस्टम में शोबा नफ्सियात के चीफ हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर शाह, आपने वक्त दिया। डॉक्टर शाह, शायद कुछ बेहतरी आई है कि हम इसको बीमारी समझना शुरू हो गए हैं, लेकिन इवन देन अभी भी कितने लोग हैं जो सारी उम्र उदास रहकर, मैं कहता हूँ डिप्रेशन नहीं, सारी उम्र उदास रहकर गुजार देते हैं। मतलब उनकी मदद हो सकती थी, हालांकि वो खुश रह सकते थे, वॉज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि वो, और उनको कोई वजह नहीं है उनकी उदासी की, लेकिन बस वो उदास हैं। पहले तो बहुत शुक्रिया मधु करने का। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि उनकी मदद हो सकती थी, होनी चाहिए थी, और क्यों नहीं हुई वो एक अलग मसला, वी कैन नॉट गो बैक इन टाइम, बट वी नीड टू थिंक फॉरवर्ड। डेफिनेटली डिप्रेशन इज़ अ वेरी ट्रीटेबल डिजीज़, उसका इलाज हो सकता है, सही तशख़ीस हो सकती है। और ये जो एक मिथ है कि जैसे हम पहले बात कर रहे थे वक्फे में कि अगर कुछ आपके पास सब कुछ है और डिप्रेशन क्यों है। डिप्रेशन दो तरह का होता है, एक एंडोजेनस डिप्रेशन होता है जो कि अंदर से न्यूरोट्रांसमीटर्स के इम्बैलेंस या आप जिसे केमिकल इम्बैलेंस की वजह से कहते हैं उस वजह से होता है। तो वो किसी को भी हो सकता है, आपके पास दुनिया की तमाम नेमतें हों फिर भी वो हो सकता है आपको डिप्रेशन। और दूसरा डिप्रेशन ये होता है कि जो सिचुएशनल डिप्रेशन, जिसमें आप कहते हैं कि कोई भी अलामात आपकी या कोई भी चीज़ ऐसी है जो सही नहीं चल रही, उस वजह से आपको वो डिप्रेशन होता है। दोनों सूरतों में डिप्रेशन इज ट्रीटेबल। कैसे ट्रीट करते हैं? थेरेपी से ट्रीट करते हैं, मेडिसिन से ट्रीट करते हैं। अब तो बहुत अच्छी अच्छी मेडिसिन आ गई हैं। अब तो अमेरिका में ऐसी ऐसी मेडिसिन आ गई हैं, स्प्रेज आ गए हैं कि अगर आप नेज़ल स्प्रे दें, महंगे ज़रूर हैं लेकिन आप नेज़ल स्प्रे दें तो 20 सेकंड के अंदर सुसाइडेलिटी रिड्यूस हो सकती है। तो आप सोचें कि दुनिया कहाँ से कहाँ तरक्की कर गई है। ये सब कुछ तो तब होगा जब एक्नॉलेज होगा, exactly. तो क्योंकि हमारे यहाँ तो बात एक्नॉलेज भी नहीं होती, और क्योंकि हमने बच्चों का भी इसमें जिक्र करना है, बच्चों को तो बिल्कुल ही हम उस तरफ सोचते भी नहीं है कि बच्चा भी डिप्रेशन में जा सकता है। और वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि मोर देन 50% यानी निस्फ से ज़्यादा जो मेंटल हेल्थ डिजीज़ हैं वो 14 साल की उम्र से पहले शुरू होती हैं। तो आधी से ज़्यादा 14 से पहले शुरू होती हैं, और 75% जो है वो 18 से पहले डेवलप होकर पूरी फुल ब्लोन डिजीज बन चुकी है। पीक कब हिट करती है? प्यूबर्टी जब आती है 18 to 21 पीक होती है इसकी। अच्छा, लेकिन शुरू हो चुकी होती है 14 से पहले। तो आप सोचें कैसे हम डिटरमिन करें कि हमारा बच्चा है और यू नो ही नीड्स हेल्प। एग्जैक्टली, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आई थिंक। तो पहले तो ये कि बहुत सारे अलामात हैं, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक अबाउट द मेन थिंग्स। सबसे पहले तो ये कि अगर आप नोट करते हैं अपने बच्चे में कि
जो उनकी रूटीन की ज़िंदगी थी उससे वो हट गए हैं। जैसे अगर वो खेल रहे थे या वीडियो गेम ही खेल रहे थे या बाहर जाके कोई स्पोर्ट्स खेल रहे थे, उन्होंने उसमें इंटरेस्ट छोड़ दिया है। एक अलामत हो गई कि उनकी नॉर्मल पर्सनैलिटी से थोड़ा सा हट के उन्होंने काम शुरू कर दिया, कमरे में अपने बंद हैं, बाहर नहीं निकल रहे। दूसरी अलामत, बग़ैर किसी वजह के इरिटेबल हो गए हैं, गुस्सा आ रहा है। दूसरी अलामत, भूख नहीं लग रही। तीसरी अलामत, सोशल मीडिया पे आजकल बच्चे कुछ ना कुछ साइन छोड़ देते हैं जिसको लोग बहुत ही हल्का फुल्का ले लेते हैं। बच्चों ने कह दिया कि आई डोंट फील लाइक लिविंग, या मैं कोई शायरी ऐसी छोड़ी होती है, कोई ऐसी चीज़ छोड़ दी, कोई डार्क सी वो छोड़ दी है, कोटेशंस छोड़ दी बिल्कुल। तो पीपल डोंट टेक इट सीरियसली बट दे नीड टू, क्योंकि वो सब बहुत ही। और सुसाइड जो है वो 14 से 24 साल की उम्र में कम से कम अमेरिका में तो सेकंड लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है। और यहाँ पे तो इतनी स्टेटिस्टिक्स नहीं होती है पाकिस्तान में, लेकिन इट्स अ वेरी वेरी सीरियस थिंग। तो ये सब अलामात जो है, और फिर उदासी ऑफ कोर्स इज़ द नंबर वन थिंग। और जो डिप्रेशन का नंबर वन साइन और सिम्टम है वो है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन एनीथिंग। जब आपको दुनिया में की चीज़ों में इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, यू डोंट एन्जॉय एनीथिंग। जैसे होता है ना, हम अगर जाते हैं, हमें हर आदमी का अलग अलग चीज़ों में एंजॉयमेंट होती है। किसी को दोस्तों के साथ मिलकर मज़ा आता है, किसी को टीवी देखने में मज़ा आता है, किसी को बाहर जाने में मज़ा आता है, किसी को सोशलाइजेशन में। लेकिन जिन लोगों को किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा, दैट्स अ बिग developing fears of anything, you know, fear of driving a car, fear of having an accident, fear of etc. and then OCDs. ये क्या डिप्रेशन की अगली स्टेज है या ये अलामात हैं, इनिशियल हैं? ये सेपरेट डिजीज़ है। डिप्रेशन इज़ अ डिफरेंट थिंग। ये एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में आते हैं और फोबियाज़ में आते हैं, एंड दैट्स आल्सो वेरी कॉमन। एक्चुअली अगर आप देखें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो कॉमन मेंटल हेल्थ इलनेस है वो एंग्जाइटी और उसका स्पेक्ट्रम है। 3.8% ऑफ द होल वर्ल्ड सफ़र्स फ्रॉम एंग्जाइटी स्पेक्ट्रम, सबसे ज़्यादा। उसके बाद फिर डिप्रेशन आता है जो 3.4% ऑफ द होल वर्ल्ड। ये डिफरेंट चीज़ें। फ़र्क इसमें यह है कि एंग्जाइटी में जो थीम होती है वो ये कि फ़िक्र, वरी, आप हर वक्त फ़िक्रमंद रहेंगे किसी न किसी चीज़ के बारे में। चाहे वो फ़िक्र हो कि मुझे ट्रैफिक में जाना है और मुझे हो सकता है कुछ हो जाए, दैट्स अ वरी। या आपको ये फ़िक्र हो कि मुझे कोई किसी को हाथ धोने का है, जैसे ऑब्सेशन की आप बात कर रहे थे कि आप बार बार हाथ धो रहे हैं या कोई इस किस्म की वो कर रहे हैं, तो वो फ़िक्र की थीम है। डिप्रेशन की थीम ये होती है कि इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है चीज़ों से, और एट टाइम्स दोनों साथ साथ चलते हैं। 2/3 लोगों को दोनों चीज़ें होती है साथ साथ। तो अगर एक है तो दूसरी भी होगी, और दूसरी ये है तो दूसरी, तो साथ साथ चलते हैं। ट्रीट हो सकती है, बिल्कुल ट्रीट हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ मैं इसलिए आपको डॉक्टर साहब रोकूंगी क्योंकि हम तो उस स्टेज पे हैं जहाँ हम लोगों को इम्प्लोर कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को हमने बुलाया भी इसलिए था कि आप एक्नॉलेज तो करें, एक्सेप्ट तो करें ना कि यहाँ कोई ऐसी चीज़ है, मतलब उसका क्या इलाज है, किस तरह उसको एड्रेस करना है, ये सारी चीज़ें भी हैं, सब कुछ अवेलेबल है और ये हो भी जाएगा। लेकिन फर्स्ट वी नीड टू एक्नॉलेज द फैक्ट कि आपके घर में बी कॉन्शियस, ख़ासतौर पे अगर आपके बच्चे हैं और इस बड़ी एक प्रिकेरियस किस्म की एज होती है, प्री टीन्स वाली भी। सी लुक फॉर एनी चेंजेस। अगर आपको कुछ हो रहा है, टेक देम सीरियसली। और अगर बच्चा आपसे कुछ कह रहा है तो उसको निगेट ना करें, उसको सुने कि व्हाट ही इज़ ट्राइंग टू से। और उसके बाद पहला स्टेज कि आप एक्नॉलेज करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, तो फिर इलाज किसी प्रोफेशनल से फिर मदद लें सबसे पहले तो। डॉक्टर आसिम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, दैट्स ऑल द टाइम वी हैव। ही रखेंगे। थैंक यू फॉर बीइंग। बट आप आते रहें तो फिर आप हमारे पास भी आते रहें। अच्छा जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान आपको पता है कि पाकिस्तान के मैदानों में कितने साल बाद? 17 साल बाद एग्जैक्टली आफ्टर 17 इयर्स टेस्ट सीरीज होने जा रही है। और तारीखी तौर पर देखा जाए तो टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड का पलड़ा जो है वो भारी ज़रूर रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो अच्छा जी, इसी पे बात कर लेते हैं। स्टैट्स हम आपको बता दें, दोनों मुल्कों में अब तक 85 टेस्ट मैचेस खेले गए हैं। इंग्लैंड ने 25 जीते हैं, पाकिस्तान ने 21 में फतह अपने नाम की है। और मौजूदा टीम की बात की जाए तो इंग्लैंड को कई तजर्बाकार खिलाड़ियों का साथ हासिल है। कप्तान बेन स्टोक्स हैं, मार्क वुड हैं, जेम्स एंडरसन हैं, इन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स शामिल हैं। हमारे पास भी कुछ कम नहीं है लड़के, अजहर अली हैं, शान मसूद हैं, बाबर हैं, रिजवान हैं। अच्छा जी, हम इसी पे बात कर लेते हैं। अब्दुल रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक भाई। अब्दुल रज़ाक भाई, इंग्लैंड की टीम फाइनली आ रही है 2005 के बाद। अब एक टेस्ट सीरीज होने जा रही है। बज़ाहिर बड़ी मजबूत टीम है इंग्लैंड की। अब क्या समझते हैं आप? और स्टोक्स भी फॉर्म में हैं, पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज बन सकते हैं लोग? देखिए, ये इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, चैलेंज ही होता है। और आर्चर के बड़े अच्छे फास्ट बॉलर हैं। अभी इंग्लैंड की टीम रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में खेल रही है, तो अभी वर्ल्ड कप भी जीती हुई है, काफ़ी कॉन्फिडेंस में है। और पाकिस्तान की टीम भी टेस्ट टीम जो बड़ी अच्छी है, और अभी यंग भी हैं काफ़ी लड़के जिन्होंने परफॉर्म किया डोमेस्टिक में।
और पाकिस्तान के लिए बड़ा चैलेंज होगा और ये टेस्ट सीरीज पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, इनको जीतना पड़ेगा। अच्छा ये भी बताएं, अब हम प्लेयर्स की भी बात कर लेते हैं कि पाकिस्तानी स्क्वाड की बात करें तो नज़र आता है कि शाहीन की गैर मौजूदगी में बॉलिंग को जो है वो तगड़ा करने की कोशिश जो है वो की गई है, लेकिन फवाद को निकाल कर बैटिंग पर कुछ कॉम्प्रोमाइज़ है। तो फ़हीम अशरफ और दीगर ऑलराउंडर्स के ज़रिए ये इशू जो था ये हैंडल नहीं हो सकता था ताकि कुछ बेहतर टीम बन सके हमारी? देखिए ओवरऑल देखा जाए तो सिलेक्शन जो डोमेस्टिक में जिन्होंने परफॉर्म किया है उनको मौका मिला है, ये बड़ी अच्छी बात। जैसे मोहम्मद अली हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा डोमेस्टिक में परफॉर्म किया, उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। शाहीन की कमी तो डेफिनेटली कोई पूरी नहीं कर सकता, जो फिट हो गए तो फिर दोबारा पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनेंगे। और फवाद आलम का ये है, उसको उनको टीम में होना चाहिए था। और प्लेयर्स पे बैड पैच भी आता है, समटाइम उसकी एक दो सीरीज गंदी भी जाती हैं, पर ये कि अभी डोमेस्टिक वो खेल रहे थे, परफॉर्म भी कर रहे थे, तो उनको मिड ऑर्डर में होना चाहिए था, एक्सपीरियंस की जरूरत थी। पर फिर भी देखा जाए तो जो इंग्लैंड की सीरीज है वो डिपेंड कर रही ज्यादा पिचेस पे कि पाकिस्तान किस टाइप की पिचेस बनाता है जिससे पाकिस्तानी बैट्समैन रन करें और पाकिस्तानी बॉलर भी आउट भी करें। चलें जी, थैंक यू अब्दुल रज़ाक साहब।